ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा पार्ट होता है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम लोग असाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जबकि क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये ओपन चेन क्या होता है या एलिफैटिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में कभी भी कनेक्टेड नहीं हो, मतलब those compounds in which first and the last carbon are not connected with each other and branched and unbranched chains are possible in these compounds. Such a compounds are called aliphatic compounds or open chain compounds. Okay? अब ये ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कोई साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये असाइक्लिक कंपाउंड है या एलिफैटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड्स ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ब्रांच्ड कंपाउंड को ड्रॉ कर दें तो देखिए ये है एक ब्रांच्ड असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। मतलब कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड या फिर हम बात करें कि एक ब्रांच्ड कंपाउंड जो कि ओपन चेन में है, वहां पे दो कार्बन्स आपस में सिंगल बॉन्डेड भी हो सकते हैं और मल्टीपल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जहां पे कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस है, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसे हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये दो तरह का हो सकता है। देखिए जैसे कि एक सेचुरेटेड कंपाउंड को हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रोपेन को ड्रॉ किया गया है, ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है। और सेचुरेटेड कंपाउंड्स को हम एल्कीन कहते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड के नाम में देखिए एन लगा हुआ है। 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हैं और एल्केन है तो एन लगा दिए, तो प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो सेचुरेटेड compounds are those compounds in which only sigma bond or single bonds are present. There is no any presence of multiple bonds. But unsaturated compounds जो होते हैं वो क्या होते हैं? वहां पे ऐसे compounds जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे। तो जैसे कि एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्कीन और एल्काइन जो कंपाउंड्स हैं इनके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली होता है। यहाँ पे एक और हम बोल सकते हैं डाइइन बॉन्ड्स। डाइइन बॉन्ड जो होते हैं इनके पास भी क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ये भी एक तरह के एल्कीन्स होते हैं। और एल्काइन और डाइइन की जनरल फार्मूला जो होती है, ये जनरल फार्मूला इन लोगों की CnH2n-2 होती है। क्या होती है? CnH2n-2 होती है। और एल्कीन्स जो होते हैं जिनके पास सिंगल डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड जहां पे रहे, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या जिस हाइड्रोकार्बन में 1 डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो, उसे हम उसका जनरल फार्मूला क्या बोलते हैं? CnH2n होता है। और जो एल्केन्स होते हैं, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, उनकी जनरल फार्मूला क्या होती है? CnH2n+2 होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन चेन कंपाउंड्स, है ना। अब बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड हो। जैसे कि अगर हम साइक्लोप्रोपेन को ड्रॉ करें तो देखिए ये साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड है। यहाँ पे अगर हम इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन बनाएंगे तो इस दोनों में से कोई एक लास्ट कार्बन होगा। तो सपोज ये लास्ट कार्बन है, तो देखिए फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि हम साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दें तो साइक्लोब्यूटेन देखिए एक ऐसा कंपाउंड। जैसे हम बेंजीन का फॉर्मेशन कर दें तो बेंजीन क्या हो गया? देखिए एक ऐसा कंपाउंड जहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे सिर्फ कार्बन से चैन बना हो। होमो देखिए नाम में ही लगा है, होमो मतलब कि सेम एटम्स हो। एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जहां पे
सेम एटम्स हो, एक ही जैसे एटम्स पूरे साइकिल को बना रहे हो। जैसे कि अगर हम बात कर दें यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, ये सब क्या है, एक तरह के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी रिंग में आ रहा हो, मतलब कि साइकिल के को कंप्लीट करने के लिए कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट का भी वहां पे प्रेजेंस हो। जैसे कि हम अगर बात कर दें, ये देखिए, इसको हम इपॉक्साइड कहते हैं। इपॉक्साइड एक है ना, ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे क्या है, ऑक्सीजन आ गया। जैसे कि अगर हम आपको ड्रॉ कर दें, यहाँ पे देखिए एक हम ऐसा एक कंपाउंड ड्रॉ किया जहां पे हम यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिए, तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड भी आ गया रिंग में। तो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज साइक्लिक कंपाउंड्स which is formed of 2 or more atoms, which is formed with the help of 2 or more atoms, right? अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होती हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो तरह की होती है, एक होती है एलिसाइक्लिक और दूसरी होती है एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एली और साइक्लिक। एली वर्ड एलिफैटिक को बताता है। एली वर्ड क्या बताता है, एलिफैटिक को। हाँ, इधर जो हम लोग अभी यहाँ पे एलिफैटिक पढ़े थे, देखिए एलिफैटिक को, है ना। तो एली वर्ड एलिफैटिक को बताता है, मतलब कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो एलिफैटिक नेचर को कैरी करें। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो एलिफैटिक नेचर को कैरी करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक नेचर को कैरी करेंगे इसका मतलब क्या है, मतलब एलिफैटिक नेचर को कैरी करेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को नहीं शो करते हैं, है ना। अगर सीधा सीधा हम लोग बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को शो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और जो एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब बात है कि एरोमेटिसिटी की कैरेक्टर क्या होती है, तो अभी हम थोड़ी देर में उसके ऊपर भी आएंगे, पहले हम एलिसाइक्लिक को कंप्लीट कर लें। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या बोले कि वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके पास एलिफैटिक नेचर हो। अब एलिफैटिक नेचर में तो सेचुरेटेड भी था और अनसेचुरेटेड भी था, तो यहाँ पे भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड है जिसके पास क्या है भाई, सेचुरेटेड है, इसलिए इसके नाम में एन लगा है। ये एल्केन का एक पार्ट है, साइक्लिक एल्केन हम लोग इसको बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। 6 कार्बन का है तो हेक्सेन है। देखिए यहाँ पे अनसेचुरेशन भी है, ब्यूटीन है, जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो अनसेचुरेशन आ गया, मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड हो गया। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव एलिफैटिक नेचर विथ इट, मीन्स सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड दोनों ही टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स वहां पे हो सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिसिटी के कंडीशन को शो करें। 4 एरोमेटिसिटी की कंडीशंस होती हैं, चारों कंडीशंस को जो कंपाउंड शो करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे एनुलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हम आएंगे एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर पे भी आएंगे, पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ आप आ जाइए। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है आपको पता चल गया, और ये कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक, एकदम सिमिलर टू होमोसाइक्लिक, ठीक है। जैसे होमोसाइक्लिक 2 टाइप का होता है, वैसे ही ये भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। पहला टाइप कौन सा है, एलिसाइक्लिक, और दूसरा टाइप कौन सा है, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के बारे में आपको पता है कि वो कंपाउंड जो एलोफैटिक नेचर को शो करते हुए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एलिफैटिक नेचर को शो करते हुए साइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी रिंग में आया है। जैसे कि हम यहाँ पे बात क्या करते हैं, पेंट्राहाइड्रोपाइरेन। पेंट्राहाइड्रोपाइरेन कंपाउंड जो है वो कंपाउंड ऐसा है। जैसे कि हम बात करते हैं इपॉक्साइड कंपाउंड के बारे में। इपॉक्साइड कंपाउंड, देखिए मैंने दूसरी बार इपॉक्साइड कंपाउंड का नाम लिया। ये कंपाउंड आगे चल के बहुत यूजफुल होगा, बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको इसका नाम आपको याद करवा देना चाहता हूँ, इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन इसको कहते हैं, ठीक है।
तो ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। दूसरा हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसा कि अभी हम बात किए आपसे, जो एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर दें, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? पाइरिडिन है। ठीक है, बहुत हो गया आपका इंतजार कि एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है। चलिए एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। उसके पहले एक और चीज हम जानेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में पहला जो टाइप होता है वो होता है नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, और दूसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, है ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये है बेंजीन रिंग। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो बेंजीन रिंग से बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेंजोनॉइड्स कहते हैं। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं हो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजोनॉइड्स कहते हैं। बेंजोनॉइड कंपाउंड का अगर एक एग्जांपल हम बात करें तो खुद एक बेंजीन रिंग है, वो बेंजीन रिंग से बना हुआ है। नेप्थलीन है, देखिए यहाँ पे नेप्थलीन, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज कर गया। एंथ्रासीन है, ये भी एक तरह का आपका क्या होता है? बेंजीन रिंग से बना हुआ कंपाउंड होता है। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स में एनुलीन है, एनुलीन का एग्जांपल नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स का होता है। ठीक है, तो ये एनुलीन में कोई बेंजीन रिंग की प्रेजेंस, देखिए यहाँ पे आप एनुलीन का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बेंजीन रिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स दो तरह के हो गए। पहला क्या हो गया? नॉन बेंजोनॉइड, और दूसरा क्या हो गया? बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड क्या होता है? वो कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से बना हो, और नॉन बेंजोनॉइड क्या होता है? वो कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोल सकते हैं, कौन से साइक्लिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 4 कंडीशंस होते हैं, वो चारों कंडीशंस कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन होता है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक जो है वो साइक्लिक का ही एक पार्ट है, तो कंपाउंड को साइक्लिक होना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या है? कंपाउंड शुड बी प्लेनर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्लेनर। प्लेनर का मतलब हो जाता है कि कंपाउंड को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा, मतलब कि जितने भी साइकिल में कार्बन्स होंगे उन सारे कार्बन्स को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया था, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कंपाउंड शुड बी प्लेनर, मतलब कि ऑल कार्बन्स इन रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। जितने भी कार्बन होंगे रिंग में उन सारे कार्बन्स को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन जो हम लोग बोलते हैं वो होता है कि कंपाउंड मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हकल्स के रूल को लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वहां पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है हकल्स के रूल को, तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो वहां से आप हकल्स के रूल को अच्छे से एक बार जाकर के देख लीजिएगा। उसके ऊपर बेस्ट जो अभी रिसेंट एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो हकल्स के रूल मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन भी आया था IIT 99 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला था कि एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल have 4n plus 2 pi electrons। देखिए B is the correct one। ठीक है, B साइक्लिक, B प्लेनर। ठीक है, तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर थे, है ना। एन एरोमेटिक कंपाउंड have 4n plus 2 pi electrons, should be cyclic, B प्लेनर। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को आपको ध्यान रखना होगा कि कंपाउंड्स 4 कैरेक्टर शो करते हैं एरोमेटिसिटी को लेकर के। पहला कैरेक्टर क्या होता है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तीसरा क्या होता है? कंपाउंड्स को हकल्स का रूल मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। और फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस, देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन द रिंग, देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन द रिंग। क्या होता है भाई साइक्लिक रेजोनेंस? तो कंपाउंड को साइक्लिक रेजोनेंस शो करना होगा। देखिए जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या करता है? डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है, करता है।
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जो लोग रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, केमिकल बॉन्ड में पढ़े होंगे, उनके लिए गुड। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वेट कीजिए, बहुत जल्दी रेजोनेंस के ऊपर भी हम लोग वीडियोस को बनाएंगे। हम लोग जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेंगे तब बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस को लेकर के। अभी के लिए आप जान जाइए कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। यहाँ से देखिए पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब अपने जगह से टूट के बगल वाले कार्बन पे चला जाता है, तो डीलोकलाइजेशन होते रहता है। तो ये साइकिल के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए कंपाउंड का। अगर रेजोनेंस होगा तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड क्या है, आपका एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों कंडीशंस जो कंपाउंड शो करेंगे वो कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। चारों कंडीशंस को एक साथ शो करना होगा, ऐसा नहीं कि 3 शो किए 1 शो नहीं किए तो चलो भाई थोड़ा एरोमेटिक बोल दो, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चारों कंपाउंड अगर चारों के चारों कैरेक्टर्स आप शो करते हो देन यू आर एरोमेटिक, अदरवाइज यू आर नॉट, देन यू आर एलिसाइक्लिक। इफ यू आर नॉट एरोमेटिक देन यू आर एलोसाइक्लिक, इफ यू आर अ साइक्लिक कंपाउंड, राइट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि कुछ ग्रुप्स को लेकर के हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंट ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये ग्रुप्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसे बोलने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, शुरू करते हैं, है ना, आते हैं टॉपिक पे। तो व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देन अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड। देखो एक ग्रुप का नाम यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। क्या होता है अल्काइल ग्रुप, तो जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन होता है। तो जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल बनेगा, है ना। और एल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर लिखते हैं कैपिटल आर, तो अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1, ठीक है। चलिए उस पर भी बात करते हैं। एंड अ बॉन्ड इज वैकेंट इन अल्काइल ग्रुप, अ बॉन्ड इज वैकेंट इन अल्काइल ग्रुप ऑन विच एनी फंक्शनल ग्रुप मे कम्स। गुड, चलिए आगे और देखते हैं। बोला गया कि एक एल्केन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो एक अल्काइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एल्केन लेते हैं CH4, नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है भाई, मीथेन। इससे एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, तो हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अब CH4 था तो CH3 हो जाएगा। अब CH4 कैसा था, तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन ऐसे अटैच था, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, मतलब कोई भी एक, तो मान लो कि ये हाइड्रोजन माइनस हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन माइनस हो गया तो ये क्या बन गया, देखो तो ये बन गया CH3, और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से हाइड्रोजन चला गया। तो क्या बात बोला गया भाई, क्या क्या बोला गया था कि when a hydrogen is removed from a saturated hydrocarbon means alkane it forms alkyl। तो देखो एल्केन और एल्काइल में क्या हो रहा है, दोनों में अल्क कॉमन है, एन के जगह पे आई लाके लग गया, राइट, एन के जगह पे आई लाके लग गया। तो इसका नाम था मीथेन। क्या नाम था भाई, मीथेन। मीथेन में हम लोग क्या जानते हैं, मिथ मतलब एक कार्बन, है ना, मिथ मतलब एक कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और एन आके लग गया मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन हम लोग बोल देते हैं कि एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, तो मीथेन, ठीक है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन माइनस हो गया तो क्या बन गया, क्या बन गया भाई, एल्काइल बन गया। अब अल्क क्या है, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो अल्क यहाँ पे कितना कार्बन है भाई, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो मिथ, और एन के जगह पे क्या आ गया, आइल आ गया। तो देखिए हमेशा इस चीज का आप याद रखिएगा, क्या भाई, कि एल्केन
से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा एल्काइल। एन के जगह पे क्या आ जाएगा, आइल आ जाएगा, एल्काइल का फॉर्मेशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एन के जगह पे आइल बन गया तो एल्काइल बन गया। वैसे ही मीथेन की जगह पे आइल आ गया, एन की जगह पे आइल आ गया तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। इथेन अगर हो सपोज CH3 और एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, नाम क्या है, इथेन, और हाइड्रोजन एक चला गया तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और देखो यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या बन गया, इथ आइल बन गया। देखो इथ दोनों में कॉमन रहा और एन के जगह पे आइल आके लग गया तो इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, अगर प्रोपेन से माइनस कर दे, ब्यूटेन से माइनस कर दे ब्यूटाइल, पेंटेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दे पेंटाइल, है ना, डेकेन से माइनस कर दे डेकाइल। क्लियर है मेरी बात? तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं तो एल्काइल बनता है और उस एल्काइल के पास फिर क्या बोला गया कि एल्काइल जो होता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। CnH2n+1 है। मीथेन का जनरल फार्मूला क्या होता है? मीथेन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया। अब H2n+2 से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन जाएगा, CnH2n+1, एक हाइड्रोजन चला गया, +2 था +1 हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो एल्केन से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो एल्काइल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मीथेन मिथाइल बन जाता है, इथेन इथाइल बन जाता है। और फिर क्या बोला गया था कि अ बॉन्ड इज वैकेंट ऑन एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल भाई, हाइड्रोजन जाने के बाद देखो, हाइड्रोजन के जाने के बाद ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो फ्री हो गया ना, तो ये वैकेंट बॉन्ड हम लोगों को दिखता है। क्या दिखता है भाई? एक वैकेंट बॉन्ड दिखता है। और कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि हैलोजन हो गया तो हेलाइड बनता है, OH हो गया हाइड्रोक्सी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल बनाता है, कार्बोनाइल एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, COOH एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाता है। ठीक है, तो अब वो जितने भी ऑर्गेनिक के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, हम लोग बात किए थे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब कि इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में बहुत सारे ग्रुप्स आकर के अटैच हो सकते हैं। ये जो R बना एल्काइल और ये जो फ्री बॉन्ड है, इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में क्या हो सकता है, बहुत सारा ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है। मान लेते हैं जेड ग्रुप आके अटैच हो गया। अब ये जेड ग्रुप बहुत कुछ हो सकता है, X हो सकता है तो अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, OH हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, है ना, COR हो जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, CHO हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, COOH हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा। वो सब कहाँ आएगा, इस फ्री बॉन्ड पे आएगा। तो इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आकर के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया ग्रुप क्या है? ये एक ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, एल्केन से हाइड्रोजन को माइनस कर दिए तो एल्काइल ग्रुप हो गया, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एल्काइल में भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। मान लो कि मेरे पास 3 कार्बन का एक एल्केन है, मेरे पास क्या है, 3 कार्बन का एक एल्केन है, सपोज CH3 CH2 CH3। अब यहां से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो ये प्रोपेन है, हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो प्रोपाइल बन जाएगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये CH3 और ये CH3 सिमेट्रिकल है, दोनों में से हम कहीं से भी एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें बात बराबर है। लेकिन ये CH2 देखो, ये CH2 से अगर माइनस कर देंगे तो फिर बात अलग हो जाएगा। हम यहां से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे, यहां से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे, बात एक ही जैसा होगा। लेकिन अगर CH2 से माइनस कर देंगे तो फिर बात अलग हो जाएगा। तो अब एक ही कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन, 2 अगर अलग अलग कार्बन से, एक ही कंपाउंड में अगर 2 अलग अलग कार्बन से हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो 2 अलग अलग पोजीशन पे फ्री बॉन्ड आएगा, है ना, 2 अलग अलग पोजीशन पे फ्री बॉन्ड आएगा। एक जगह पे देखो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 फ्री बॉन्ड, और एक जगह पे आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पे फ्री बॉन्ड और फिर इधर CH3। तो 2 अलग अलग कार्बन पे देखो फ्री बॉन्ड आ रहा है, तो 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को पोजीशन मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप्स को अलग अलग जगह पे पोजीशन मिलेगा, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस कि भाई हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, कैसा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, एल्काइल्स को हम लोग 5 अलग अलग टाइप के ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एल्काइल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो एल्काइल होता है, और एल्काइल से हम लोग फिर 5 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप, 5 अलग अलग टाइप के ग्रुप को बना सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है नॉर्मल ग्रुप। पहला ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप, है ना।
नॉर्मल ग्रुप क्या होता है उसके पहले फिर जानते हैं कि नॉर्मल ग्रुप को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल ग्रुप को क्या करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है नॉर्मल ग्रुप? स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज नॉर्मल ग्रुप। एक कार्बन एटम का एकदम स्ट्रेट चेन जहां पे कोई ब्रांच ना हो, मतलब कि ऐसा एक स्ट्रेट चेन है कार्बन का, ऐसा एक स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो ये क्या हो गया भाई, एक आपका नॉर्मल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस स्ट्रेट चेन में अगर फ्री बॉन्ड मतलब कि जहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो इस स्ट्रेट चेन में अगर फ्री बॉन्ड फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन पे रहे, फर्स्ट कार्बन मतलब या तो ये कार्बन या फिर ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन पे अगर एक फ्री बॉन्ड रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल ग्रुप है। क्या होता है नॉर्मल ग्रुप? नॉर्मल ग्रुप होता है व्हेन अ फ्री बॉन्ड इज प्रेजेंट ईदर ऑन द फर्स्ट कार्बन और ऑन द लास्ट कार्बन ऑफ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड फ्री, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल ग्रुप। क्लियर है मेरी बात? नॉर्मल ग्रुप क्या है भाई? चलिए फिर बात करते हैं कि फ्री बॉन्ड कम्स इधर ऑन द फर्स्ट और ऑन द लास्ट कार्बन। जैसे अगर हम लोग प्रोपाइल का बात कर दें, हम लोग पिछले एग्जाम्पल में प्रोपाइल को ही देखे थे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया CH3 CH2 CH3 एक प्रोपेन। यहाँ पे या तो ये कार्बन हम लोग फर्स्ट बोलेंगे या फिर ये कार्बन फर्स्ट बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे तो ये लास्ट, इसको फर्स्ट बोलेंगे तो ये लास्ट। ठीक है, तो इस या तो फर्स्ट या फिर लास्ट में से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे फ्री बॉन्ड। तो when a free bond is present either on the first carbon or on the last carbon, then it is considered as normal group। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि एक नॉर्मल ग्रुप है जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कितने कार्बन का नॉर्मल ग्रुप है? तो 3 कार्बन का नॉर्मल ग्रुप है, तो हम लोग बोल देंगे n प्रोपाइल। ठीक है, आइल लगाएंगे, जब हम लोग का क्या होगा, ये क्या होगा, एल्काइल के फॉर्म में होगा। और जब ये एल्कीन के फॉर्म में होता है तो n प्रोपेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? n प्रोपेन, है ना? ऐसे प्रोपेन हमेशा n के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो n प्रोपाइल। जैसे अगर 4 कार्बन का है, देखिए यहाँ पे क्या बात करते हैं हम लोग, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि या तो ये फर्स्ट कार्बन या फिर ये फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन दोनों में से किसी एक पे अगर फ्री बॉन्ड है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हो गया n ब्यूटाइल। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे पिछला जो अभी हम लोग बात किए थे उससे रिलेटेड देखो, अगर हम यहाँ पे इस प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, यहां से हाइड्रोजन को माइनस कर दें, ये रेड पेन वाले को फॉलो करना, ठीक है, रेड इंक को फॉलो करना। अगर हम इस CH2 से हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ फ्री बॉन्ड, यहाँ पे CH3। देखो, अ फ्री बॉन्ड इज नॉट ऑन द फर्स्ट और ऑन द लास्ट कार्बन, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्रोपेन ही है, अगर फर्स्ट या लास्ट कार्बन से हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो n बनेगा। अगर हम लोग बीच वाले से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, CH2 ग्रुप से, CH2 से अगर हम लोग हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, तो ये नॉर्मल ग्रुप नहीं है। व्हाई इट इज नॉट अ नॉर्मल ग्रुप? बिकॉज द फ्री बॉन्ड इज नॉट ऑन द फर्स्ट और ऑन द लास्ट कार्बन एटम। एम आई क्लियर? नॉर्मल ग्रुप क्या होता है? क्लियर है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, n प्रोपाइल, n प्रोपाइल स्ट्रक्चर आपने देखा, n ब्यूटाइल। अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए हमको n पेंटाइल, n पेंटाइल। ठीक है, ड्रॉ करके n पेंटाइल का स्ट्रक्चर, उसका फोटो क्लिक करके कमेंट में डाल दीजिए, ओके, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए। गुड, तो नॉर्मल ग्रुप हो गया। नॉर्मल ग्रुप के बाद दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है सेकेंडरी ग्रुप। एल्काइल का दूसरा जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में क्या बोलता है कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री बॉन्ड है, जिस कार्बन के ऊपर फ्री बॉन्ड है, अगर उस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, 2 अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं, या सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, या 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो when 2 alkyl group attach to the same carbon atom, when 2 alkyl group attach to the same carbon atom, then the group is named as secondary group। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास क्या है, सिक प्रोपाइल है, सिक प्रोपाइल है,
कैसा होगा सिक प्रोपाइल? तो देखो CH3 CH2 CH3, और अगर हम अब इस कार्बन से हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा? अगर हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे फ्री बॉन्ड और ये CH3। देखिए the carbon having the free bond when attached with two alkyl groups either same or different, it is considered as secondary group। क्लियर है मेरी बात? तो N प्रोपाइल आप देखें, आप सेक प्रोपाइल देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी को शॉर्ट में हम लोग सेक SEC बोल देते हैं, तो सेक प्रोपाइल। चलिए यहाँ पे आप देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 4 कार्बन का मेरे पास ग्रुप हो, ठीक है, 4 कार्बन का मेरे पास एल्केन है CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ से इसमें से एक हम अगर हाइड्रोजन को माइनस कर दे, सपोज मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया है ना, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, बात बराबर है, दोनों में से कहीं से भी अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH, यहाँ पे फ्री बॉन्ड और ये CH3। तो देखो तो कार्बन हैविंग द फ्री बॉन्ड व्हेन अटैच्ड विद टू अल्काइल ग्रुप, और अभी मैंने बोला सेम और डिफरेंट, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, देन द ग्रुप इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप कंसीडर होगा। तो क्या बोल देंगे हम लोग? सेकेंडरी ब्यूटाइल। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, तो ब्यूटाइल। ठीक है, तो भाई ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, ऐसे सेकेंडरी पेंटाइल हो सकता है ना, सेकेंडरी हेक्साइल हो सकता है। तो सेकेंडरी ग्रुप समझ में आया क्या है? The carbon having the free bond when attached with two alkyl group may be same or the different is called secondary alkyl group. Now the next group is tertiary group. The third one is tertiary group. Tertiary group क्या होता है? तो when 3 alkyl group attached with the same carbon atom, है ना, जब एक ही कार्बन एटम से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टर्शियरी। अगेन अल्काइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि व्हेन 3 अल्काइल ग्रुप सेम और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, ग्रुप इज नेम्ड एज टर्शियरी ग्रुप। जैसे कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग क्या कर देंगे? 3 यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप ले लिए और तीनों मिथाइल ग्रुप को एक ही कार्बन से अटैच कर दिए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। अगर हम लोग को टर्शियरी पेंटाइल बनाना हो तो हम लोग क्या कर देंगे भाई? हम लोग कर देंगे कि एक कार्बन जिसके पास फ्री बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे आप 3 ग्रुप ले लो और तीनों ग्रुप में आप क्या कर दो? एक जगह पे CH3 डाल दो, एक जगह पे CH3 डाल दो। देखो 3 कार्बन मेरा हो गया, बचा 2 कार्बन, तो यहाँ पे आप क्या कर दो? CH2 CH3 डाल दो। देखो 5 कार्बन हो गया। अगर हमको सेकेंडरी हेक्साइल बनाना, टर्शियरी हेक्साइल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? टर्शियरी हेक्साइल कैसे बनाएंगे? एक कार्बन लेंगे, इसके ऊपर एक फ्री बॉन्ड डाल देंगे, ठीक है, और 3 अल्काइल ग्रुप हमको लगाना है, तो 3 अल्काइल ग्रुप में हम क्या कर देंगे? एक जगह पे CH3 डाल देंगे, एक जगह पे CH3 डाल देंगे। कितना कार्बन हो गया मेरा? तो एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, 2 कार्बन हो गया। कितना कार्बन का बनना था? 6 कार्बन का। तो आप यहाँ पे क्या कर दो? यहाँ पे CH2 CH3 डाल दो। तो देखो ये हो गया 3 अल्काइल ग्रुप, 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम। आप इसमें क्या कर सकते हो? 2-2-1 भी कर दो, है ना। एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन का डाल दो, मतलब कि CH2 CH3 डाल दो, यहाँ पे आप CH2 CH3 डाल दो, यहाँ पे आप CH3 डाल दो। देखो ये भी आपका क्या हो गया? 6 कार्बन का हो गया। यहाँ पे फ्री बॉन्ड है, तो कार्बन हैविंग द फ्री बॉन्ड व्हेन अटैच्ड विद 3 अल्काइल ग्रुप्स मे बी सेम और डिफरेंट, देन द ग्रुप इज कंसिडर्ड एज टर्शियरी हेक्साइल। अब यहाँ पे फिर एक्टिव टर्शियरी और ये सब कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले सारे ग्रुप्स देख ले क्या क्या ग्रुप्स होते हैं। अगला जो ग्रुप है, 4th ग्रुप जो होता है वो होता है आइसो ग्रुप। ठीक है, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप क्या होता है? देखिए बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बस पढ़ते चले जाते हैं, पूरा 11 पढ़ लिए, पूरा 12 पढ़ लिए, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है आइसो ग्रुप क्या होता है। बोल दो कि एक आइसो थोड़ा ड्रॉ कर दो भाई, आइसो का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। या क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये चीज पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा फॉलोइंग ऑप्शंस है जो जिस ऑप्शन में आइसो ग्रुप को बताया गया है। अब आपको पता होगा कि आइसो का क्या कंडीशन है, तब तो आप बता पाओगे ना कि आइसो ग्रुप कौन सा है ना। तो चलो पहले हम लोग जानते हैं कि आइसो ग्रुप का कंडीशंस क्या होता है, फिर जानते हैं आइसो ग्रुप होता क्या है। तो
when a methyl group attached on the second last carbon atom, when one methyl group, when one methyl group is attached on the second last carbon atom, then the group is considered as iso group. क्या बोले भाई हम, ध्यान दीजिए। सपोज ये लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन, ठीक है, तो ये लास्ट है, तो ये क्या होगा, सेकेंड लास्ट। अब सेकेंड लास्ट के ऊपर में जब एक मिथाइल ग्रुप आ गया, सेकेंड लास्ट के ऊपर में क्या गया, एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। अब मान लो कि हमको ड्रॉ करना था आइसोब्यूटाइल, क्या ड्रॉ करना था, आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये आइसो का कंडीशन आप फुलफिल कीजिए। आइसो का कंडीशन क्या है, आइसो का कंडीशन है व्हेन अ मिथाइल इज अटैच्ड ऑन द सेकंड लास्ट कार्बन एटम देन द ग्रुप विल कंसिडर्ड एज आइसो। तो यहाँ पे आपको कम से कम इतना तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये तो आइसो का कंडीशन है कि एक लास्ट होना चाहिए, एक सेकंड लास्ट होना चाहिए और सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल होना चाहिए, तभी वो आइसो होगा। तो इतना तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब इतना करने के लिए कितना कार्बन लग गया, 3। कितने का ड्रॉ करना था, 4। ब्यूटाइल ड्रॉ करना था 4 कार्बन का। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, आप एक CH2 डाल दो, आइसोब्यूटाइल। देखो 4 कार्बन हो गया। अगर आपको हम बोल दें कि आइसोपेंटाइल ड्रॉ कर दो, आइसोपेंटाइल ड्रॉ कर दो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, आइसोपेंटाइल ड्रॉ करना है, ठीक है। आइसोपेंटाइल मतलब 5 कार्बन का आइसो बनाना है, और आइसो के लिए कंडीशन क्या है, लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट एंड अ मिथाइल ऑन द सेकेंड लास्ट। When a methyl is attached on the second last carbon atom, then the group is considered as iso group. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये आपका आइसो ग्रुप का कंडीशन हो गया। कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन कंप्लीट हो गया। कितना और बचा है, तो हमको 5 बनाना था, 5 कार्बन था, तो 2 और बचा है। तो यहाँ पे क्या करते हो, CH2, यहाँ पे CH2 डाल के फ्री बॉन्ड डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका आइसो ग्रुप। क्लियर है मेरी बात, आइसो क्या होती है। चलिए बहुत अच्छा। बाकी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं। आइसोप्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, आइसोपेंटाइल है, ठीक है। और बगल में क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, अ कंपाउंड, द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल मतलब CH3 CH CH3। देखिए ये आइसोप्रोपाइल है, 3 कार्बन का आइसो, तो आइसोप्रोपाइल हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है, पहला ऑप्शन जो है वो है 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन, ऐसे ही काट दो, 2233 है, कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है 22 डाइमिथाइल पेंटेन, नहीं, ये भी नहीं होगा। एक है 223 ट्राइमिथाइल पेंटेन, नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। 2 मिथाइल पेंटेन, हाँ ये हो सकता है आइसो ग्रुप, 2 मिथाइल पेंटेन ये हो सकता है आइसो ग्रुप। 2 मिथाइल पेंटेन मतलब क्या है, 3 कार्बन का एक चैन है जिसके दूसरे के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो देखिए ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन आपका। ये देखो, ये आइसो के कंडीशन को फुलफिल किया। अब ये आइसो के कंडीशन को फुलफिल किया, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 1 आइसो ग्रुप बोला गया था, कौन सा दिखा रहा है, तो ये है जो 1 आइसो ग्रुप दिखा रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। बाकी सबका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो, नहीं होने वाला है ना, क्योंकि सब में 2 2 2 2 2 2 लगा दिया है, सब नियो जैसा बन जाएगा, कोई आइसो जैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। और यहाँ पे बोला था 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। चलिए फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, वो होता है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप क्या होता है, वेरी सिमिलर टू आइसो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक की जगह 2 मिथाइल लगाते हैं। तो व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, बस मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बस मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, देखो 2 मिथाइल ग्रुप हम अटैच कर दिए, ये लास्ट कार्बन मान लिए, ये सेकेंड लास्ट मान लिए, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, बन गया। नियो के लिए ये कंडीशन है, नियो होने के लिए ये कंडीशन है। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम देन नियो, एंड व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम देन आइसो। एक तो आइसो, 2 तो नियो, एक के लिए आइसो, 2 हो गया तो नियो। क्लियर है मेरी बात, गुड। अब अगर हमको बोल दिया जाए कि नियोपेंटाइल, जैसे यहाँ पे बोला गया नियोपेंटाइल आप ड्रॉ कीजिए, तो देखिए ये नियोपेंटाइल मेरा हो गया, है ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, देखिए 5 कार्बन का नियोपेंटाइल। ऐसे अगर आपको बोलते हैं हम नियो हेक्साइड ड्रॉ कीजिए, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं, ये हो गया मेरा लास्ट कार्बन, ये हो गया मेरा सेकेंड लास्ट कार्बन, इसके ऊपर 2 मिथाइल देना है, 2 मिथाइल दे दिए, कितना कार्बन मेरा हो गया, 4 हो गया।
हेक्साइल ड्रॉ करना था तो क्या कर देंगे, CH2 और CH2 और 2 कार्बन लगा दिए, हो गया हेक्साइल। तो क्या बन गया भाई, मेरा बन गया नियो हेक्साइल। क्लियर है मेरी बात? गुड। तो मैंने अल्काइल आपको बताया कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर देते हैं तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, और अल्काइल ग्रुप से फिर हम लोग 5 अलग अलग और ग्रुप्स को बना सकते हैं। पहला ग्रुप क्या बना सकते हैं, नॉर्मल, दूसरा सेकेंडरी बना सकते हैं, तीसरा टर्शियरी बना सकते हैं, चौथा हम लोग आइसो बना सकते हैं, और पांचवा हम लोग नियो बना सकते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं नियो वाले से तो बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा, एकदम मतलब भर भर के क्वेश्चन आता है नियो से। और नियो में भी आपका यही नियो पेंटेन पूछा जाता है हमेशा, ये नियो पेंटाइन नियो पेंटेन वाले पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से इन सब चीजों को सीख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्केन से हाइड्रोजन को माइनस किए तो एल्काइल, तो क्या होगा अगर एल्कीन से हाइड्रोजन को माइनस कर दें। अगर एल्कीन से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो एल्किनाइल, एल्केन से माइनस किए तो एल्काइल, तो एल्कीन से करेंगे तो एल्किनाइल। अब एल्किनाइल में 2 एल्किनाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे मैंने एग्जांपल में आपको दे के रखा है बहुत सारा, लेकिन आपको 2 एल्किनाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानना है। पहला होता है इथीन से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर दें तो बन जाता है इथिनाइल, जिसका कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जान के रखना, विनाइल। ठीक है, तो एल्कीन से हाइड्रोजन को माइनस किए तो एल्किनाइल। अब उसमें एक एग्जांपल में आपको क्या देखना है, इथीन मेरे पास है, तो इथीन से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर देंगे तो इथिनाइल बन जाता है। ठीक है, जिसका कॉमन नेम होता है विनाइल, और ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ये सब नाम सुने होंगे, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है, चलो आगे चल के पढ़ोगे इसको। फिर ये है मेरे पास एक प्रोपीन, मेरे पास क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो 3 तरह का एल्किनाइल बन सकता है। तीनों एल्किनाइल में ये जो लास्ट एल्किनाइल आपको बताया गया है एलाइल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एल्किनाइल एलाइल, ये जैसे कि उधर ऊपर विनाइल नीचे एलाइल, काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अब हाइड्रोजन हर जगह से हटा करके देख लो, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया है तो ये बना है आइसोप्रोपिनाइल बना है, सॉरी 1 प्रोपिनाइल बना है। एक बार यहाँ से हटाया गया है तो आइसोप्रोपिनाइल बना है, या 1 मिथाइल इथाइलिन बना है ना। और एक बार यहाँ से हटाया गया है तो आपका 2 प्रोपिनाइल बना है, मतलब एलाइल बना है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप देखते चलिए। अगर हम एल्काइन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, एल्काइन से माइनस कर दें, एल्काइनाइल बन जाएगा, राइट। एल्केन से माइनस किए तो एल्कीन, अल्काइल, एल्कीन से माइनस किए तो एल्किनाइल, एल्काइन से माइनस किए तो एल्काइनाइल, तो यहाँ पे एल्काइनाइल बन गया। अब एल्काइनाइल में आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर, है ना, ये एसिटिलीन हम लोग इसको बोलते हैं, या इथाइन भी आप बोल सकते हो, एसिटिलीन या इथाइन। तो इथाइन से अगर हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो इथाइनाइल बन जाएगा। बाकी ये आपका प्रोपाइन है ना, प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन से आप देखो क्या कर सकते हो, प्रोपाइन में आप 2 यहाँ पे बना सकते हो, एक आप यहाँ से हाइड्रोजन को माइनस कर दो और दूसरा आप यहाँ से हाइड्रोजन को माइनस कर दो। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से और यहाँ से आप माइनस कर दो। जब आप यहाँ से माइनस करते हो तो 1 प्रोपाइनाइल बन जाता है, जब आप यहाँ से करते हो तो 2 प्रोपाइनाइल बन जाता है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका कॉमन नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इथाइनाइल का, आगे चल के ये काम आएगा। ऐसे ही अगर हम बेंजीन से, मतलब फीन से, है ना, हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो ये तुरंत फिनाइल बन जाता है। ठीक है, अगर एक और हाइड्रोजन को माइनस कर दें, मतलब 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दें, तो ये तुरंत क्या बन जाता है, फिनाइलीन बन जाता है। ठीक है, तो बेंजीन से हाइड्रोजन को माइनस किए तो क्या बन जाएगा, फिनाइल, और एक और हाइड्रोजन को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो फिनाइलीन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही टोल्यूइन हम लोगों के पास है। टोल्यूइन से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर देते हैं, टोल्यूइन में देखिए हम यहाँ CH3 ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन को माइनस कर सकते हैं, और इस बेंजीन रिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरे 5 कार्बन्स हैं, ये पांचों कार्बन में से हम कहीं से भी एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो है नहीं, यहाँ के कार्बन की जगह पे CH3 आके लग गया है। तो टोल्यूइन में 2 ऐसे जगह होते हैं जहां से हम हाइड्रोजन को माइनस कर सकते हैं, एक हम CH3 ग्रुप से कर सकते हैं और दूसरा हम बेंजीन रिंग से कर सकते हैं। अगर हम CH3 ग्रुप से हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेंजाइल बनता है, एक हाइड्रोजन को माइनस किए तो। अगर हम CH3 ग्रुप से ही दूसरे हाइड्रोजन को माइनस कर दिए तो बेंजल बन जाता है ना। देखो यहाँ पे 2 फ्री बॉन्ड दिख रहा है आपको।
अगर हम यहाँ से 3 हाइड्रोजन को माइनस कर दे तो ये बेंजो बन जाता है, ठीक है। और ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट है, सारे कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है। 1 हाइड्रोजन को माइनस किए तो बेंजाइल, 2 को माइनस किए तो बेंजल, 3 को माइनस किए तो बेंजो। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे जब बेंजाइल बना था तो इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में अगर हम अल्कोहल को लेकर के आ जाएं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री हो गया। इस दोनों फ्री बॉन्ड पे अगर हम एक डबल बॉन्ड O कर देंगे तो डबल बॉन्ड O कर देंगे तो देखो क्या बन जाता है, ये बेंजल हो जाता है ना, तो बेंजल का एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड बन गया। ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बॉन्ड फ्री हो गया। अगर हम उसकी जगह पे वहां पे हम क्या डाल दें, डबल बॉन्ड OH डाल दें, डबल बॉन्ड OH मतलब एसिड को हम बना दें तो क्या बनता है, यहाँ पे देखो तो 3 बॉन्ड फ्री होता है तो बेंजो होता है ना, तो देखो नेम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, है ना। देखो बेंजल डिहाइड, देखो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है मेरी बात। वैसे ही अगर हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को माइनस कर सकते हैं, एक तो हम मिथाइल ग्रुप से माइनस कर सकते थे, दूसरा हम बेंजीन रिंग से माइनस कर सकते थे। तो अगर हम बेंजीन रिंग के यहाँ या फिर यहाँ, मतलब ऑर्थो पोजीशन जिसको बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्री बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे फ्री बॉन्ड आ जाएगा तो हम बोल देंगे ऑर्थोटोलाइल बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड आ गया तो मेटा पोजीशन पे आ गया तो मेटाटोलाइल का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम पैरा पे डाल दिए तो पैराटोलाइल का फॉर्मेशन हो गया। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि बहुत सारे ग्रुप्स का फॉर्मेशन हम लोग देखें, बहुत सारे ग्रुप्स को हम लोग देखें। एक बार हम समराइज कर दें सारे ग्रुप्स को। एल्केन से हाइड्रोजन को माइनस किए तो एल्केन से हाइड्रोजन को माइनस किए तो एल्काइल बन गया। एल्काइन फिर 5 टाइप का, 5 एल्काइल में हम लोग को देखें। पहला हम लोग देखें नॉर्मल, दूसरा देखें सेकेंडरी, तीसरा देखें हम लोग टर्शियरी, चौथा देखें आइसो, पांचवा देखें नियो। एल्कीन से हम हाइड्रोजन को माइनस किए तो एल्किनाइल बन गया। एल्किनाइल में आपको मैंने बताया कि आपको 2 एल्किनाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है विनाइल, दूसरा होता है एलाइल, ठीक है। एल्काइन से अगर हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो एल्काइनाइल बन जाता है। एसिटिलीन से हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है इथाइनाइल जहां पे बनता है, ठीक है। अगर हम बेंजीन से हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो बेंजीन से हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो हमेशा वो क्या बनता है, फिनाइल बनता है, ठीक है। अगर हम टॉल्वीन के CH3 ग्रुप से हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो बेंजाइल बन जाता है, और अगर टॉल्वीन के बेंजीन रिंग से हम हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो टोलाइल बन जाता है। अब टोलाइल में भी ऑर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल और पैराटोलाइल। तो these are the different groups of organic chemistry that you must have to know। अगर चाहते हो कि बेसिक स्ट्रांग रहे तो ये आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये ग्रुप में बहुत प्रॉब्लम होता है, पूरा एकदम हौच पौच हो जाता है, खिचड़ी जैसा बन जाता है, जिस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और फाइनली वो ऑर्गेनिक को क्विट कर देते हैं, है ना। तो ये सारे ग्रुप्स पढ़िए, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ओके।